हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अब हम शुरू करेंगे आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सबसे पहला यूनिट है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है। क्लास 12th पेपर ए जो सारा है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो चैप्टर है इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम टच करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्ज का थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इस क्लास को लेने के बाद आप सीखोगे कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ। और उसके बाद व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है, ये भी हम सीखेंगे। और उसके बाद इसका जो नेचर है, इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर क्या है, उसके बारे में भी आप लोग सीखोगे इस क्लास के बाद। तो शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए हमें जाना पड़ेगा समथिंग लाइक 1000 BC। तो 1000 BC में हम जाएंगे। जो आपको पता ही है कि जो हमारी टाइम लाइन जो है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट है या एक टाइम रेंज है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम BC और उसके एंड पॉइंट को हम AD बोलते हैं। तो जो भी डेट्स AD के बाद आती हैं तो उनको हम उनके साथ फिर AD आ जाता है। और जो BC से पहले के डेट्स हैं उनसे हम ये BC लगाते हैं, लाइक बिफोर क्राइस्ट या वन इट इज द पीरियड ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो से पहले BC और के बाद AD। तो ये 1000 BC की बात है। दैट मीन्स ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे 0 BC होगा, फिर 100 BC, 200 BC, 300 BC, 400, 500 तक 1000 BC में हमें जाना है। तो आज जो डेट चल रहे हैं वो AD में आते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या। तो एक सी है यूरोप में, उसको हम ब्लैक सी बोलते हैं। जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स, उन्होंने इस 1000 BC में शुरू किया था इस ब्लैक सी को नेविगेट करना। तो वो क्या करते थे, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीजों को करते थे। तो इसी ब्लैक सी के जरिए वो दूसरी जगहों पर जाते थे, वहां से मटेरियल्स लाते थे, वहां से ऑब्जेक्ट्स या कुछ चीजें लाते थे। और यहाँ से भी कुछ चीजें जो है एक्सपोर्ट करते थे और वहां से भी कुछ चीजें इंपोर्ट करते थे। अब इन्हीं चीजों में एक चीज जिसका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वो है एम्बर, जो एक्चुअली बाल्टिक रीजन से लाते थे ग्रीस में। उन चीजों में एक चीज है एम्बर। अब इंग्लिश वर्ड है ये, इसको एम्बर नहीं बोलते थे इस चीज को। एम्बर, ये इस चीज को ग्रीक में इलेक्ट्रिक बोलते थे, क्योंकि एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक का जो है ट्रेड करते थे, इसको इंपोर्ट करते थे, फिर इसको यूज करते। अब किस लिए यूज करते थे? अब एम्बर है क्या? एम्बर बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री देखेंगे, एम्बर की रेजन है जो कुछ प्लांट से वो सैप जैसा निकलता है, फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं। वो जो मटेरियल वहां से होता है उसको हम रेजिनस मटेरियल होता है वो। तो एक बेसिकली केमिस्ट्री में जाएंगे, जैसे पॉलीमर्स होते हैं। और इसी तरह एक क्लास है मटेरियल्स की, तो वो है रेजिन। तो एम्बर एक रेजिन है। पाइन ट्री जैसा एक ट्री होता है, उसी में से सैप निकलता है लिक्विड जैसा, सेमी सॉलिड जैसे, उसको सॉलिडिफाई करते थे। और उस सॉलिडिफाइड फॉर्म जो उसकी बन जाती थी, उससे फिर जेम स्टोन्स बनाए जाते थे। जैसे हमारे पास ब्लू कलर का जेम स्टोन है, सैफायर है, या ग्रीन कलर का स्टोन है, एमेरल्ड है, या कलरलेस डायमंड है, रूबी है। बहुत सारे जेम स्टोन्स हैं। इससे भी फिर वो जेम स्टोन्स बेसिकली बनाए जाते थे। तो इसी वजह से इसका जो है, इसको वो इंपोर्ट करते थे बाल्टिक रीजन से। अब एक ग्रेट मैथमेटिशियन है,
आप सब लोग उसको अच्छे से जानते होंगे। वो भी ग्रीक मैथमेटिशियन और बहुत फेमस है ग्रीक मैथमेटिशियन। नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस। ये थेल्स ऑफ मिलेटस जिसने ऑब्वियसली वो थेल्स थ्योरम दी है जो हम सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। तो इसने पहली बार ऑब्जर्व किया कि जो ये एम्बर है ये जब भी वूल या फर के कांटेक्ट में आता है तो कुछ मैजिकल हो जाता है। होता क्या है, सपोज एक एम्बर का एक पीस है, एक रॉड है, सपोज कुछ भी, जब ये वूल या फर ये कांटेक्ट में आता था तो एक मैजिकल जैसी चीज क्या होती थी कि इसके साथ कांटेक्ट में आने के बाद जब हम इस एम्बर के नजदीक फॉर एग्जांपल स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर या डस्ट या स्मॉल पीसेस ऑफ हेयर जब इसके सामने लाते थे उनको अट्रैक्ट करता था। तो ये इट वाज समथिंग न्यू। तो इस एम्बर इसी तरह फॉर एग्जांपल देखा गया कि लेटर ऑन देखा गया कि जब हम एम्बर को ही नहीं बल्कि और बहुत सारी चीजों को जब हम रब करते हैं किसी दूसरी चीज के साथ तो उनमें भी ये खासियत आ जाती है। फॉर एग्जांपल गिलास रॉड प्लस वूल सॉरी प्लस सिल्क, जब ये दो भी आपस में ऐसे रबिंग करते थे इनमें भी एक प्रॉपर्टी आ जाती थी कि जब स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर वगैरह जब लाते थे फिर उनको उन पर फोर्स लगाता था। इसी तरह हम सब ने किया होगा कि हम कॉम को जब हेयर के साथ करते हैं तब भी वो प्रॉपर्टी वो कॉम फिर हेयर के साथ ड्राई हेयर के साथ रबिंग के बाद ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर वगैरह डस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो जो अट्रैक्शन थी ये एक नई चीज जो है डिस्कवर हो गई। तो ये ऑब्जर्व किया पहले थेल्स ऑफ मिलेटस ने। तो फिर क्या देखा गया कि अगर हम एम्बर रॉड जिसको हमने वूल के साथ रब किया है इसको रखेंगे यहाँ पे, अब हम दूसरी एम्बर रॉड को लाएंगे जिसको भी हमने वूल या फर के साथ क्या है रबिंग की है। अब मैं इस एम्बर रॉड के नजदीक दूसरी एम्बर रॉड जब लाता हूं तो उसको पुश करता है, इसको रिपेल करता है, दैट मीन्स फोर्स अप्लाई करता है। पहले नहीं करता था, रबिंग के बाद करता है। इसी तरह जब मैं दूसरी साइड किसी सिलिक क्लॉथ के साथ गिलास रॉड को रब करूं गिलास रॉड को सिलिक क्लॉथ के साथ फिर इसको इस एम्बर के नजदीक लाऊं, ये तो एक दूसरे को रिपेल करते थे, जब इसको नजदीक में लाता हूं अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एम्बर रॉड दूसरी रबड एम्बर रॉड को पुश करेगा और इन्होंने देखा ऑब्जर्व किया कि गिलास रॉड को एम्बर रॉड जो है पुल करती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखी गई इस टाइम पे ग्रीक्स ने, और जो ये नई प्रॉपर्टी फिर आई इसका अब नाम दिया गया, यानी कि जो एम्बर में ये नई खासियत आ गई इसका नाम दिया गया, या गिलास रॉड में भी ये खासियत आ गई इसका भी नाम दिया गया। अब दो नाम क्यों, क्योंकि एम्बर और गिलास में जो ये नई खासियत आ गई इनका नेचर डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि एम्बर तो अगर इस एम्बर में इस एम्बर जैसी खासियत आ गई दैट मीन जब सेम खासियतें आ गई दोनों में तो रिपल्शन होती है, लेकिन जब गिलास में जो खासियत आ गई वो अट्रैक्ट होती है, दैट मीन्स इन दोनों में जो खासियत आ गई वो डिफरेंट है। तो इन दोनों दो खासियतों का नाम अब अलग अलग दिया गया। जो खासियत बेसिकली प्रॉपर्टी जिसको हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, तो इसमें जो प्रॉपर्टी आ गई एम्बर रॉड में, क्योंकि एम्बर रेजिनस मटेरियल है इस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया रेजिनस। तो इस प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, वो एक खासियत आना, वो एक प्रॉपर्टी अपने में आना जिससे ये दूसरा एम्बर रॉड इसको रिपेल करता था, इस खासियत को नाम रखा गया एम्बर को रेजिनस। और जो प्रॉपर्टी अब गिलास रॉड में आ गई जिसकी वजह से एम्बर रॉड इसको अट्रैक्ट करता था, क्योंकि इससे डिफरेंट है, ये इस पर रिपेल नहीं हो रहा था, ये अट्रैक्ट हो रहा था, इसका अलग नाम रखा गया विट्रस। क्यों, क्योंकि हमें पता ही है कि जो भी गिलास जैसी दिखने वाली चीज होती है उसको हम विट्रस मटेरियल बोलते हैं। तो गिलास की प्रॉपर्टी को विट्रस बोला गया और इसमें आने वाली प्रॉपर्टी को रेजिनस बोला गया। तो आ गई हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी जो इस मटेरियल में पाई गई।
अब एक चीज याद रखनी है, फिर लेटर ऑन क्या हो गया कि अब रेजिनस एक प्रॉपर्टी और विट्रस एक प्रॉपर्टी। अब लेटर ऑन क्या गया, हो गया कि एक और साइंटिस्ट है, फेमस साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेटर ऑन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, इसने ये अजीबो गरीब नामों को हटा दिया यहां से, इसका यूज नहीं किया। इसने पहली बार विट्रस जो प्रॉपर्टी जिसका नाम रखा गया, इसका नाम रखा नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस टर्म को यूज किया, विट्रस को बोला नेगेटिव चार्ज और रेजिनस को बोला पॉजिटिव चार्ज, जो आज भी चला रहा है। तो ये सबसे पहले शुरू किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस डिस्कवर नहीं किए, बल्कि पॉजिटिव नेगेटिव दो नेचर ऑफ चार्ज का नाम दिया सबसे पहले। अच्छा, अब बात हम टर्म्स यूज करते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक, ये टर्म्स कहां से फिर शुरू हुए? सारा जो है एम्बर से शुरू हुआ, क्योंकि एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो एक फेमस फिजिसिस्ट है विलियम गिलबर्ट, 1600s में था वो। उसने सबसे पहले अपनी बुक में टर्म इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल यूज किया है। तो हम यही कहते हैं कि विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले टर्म कॉइन की इलेक्ट्रिकल। अब अपनी अपनी बुक थी उसमें उसने यूज किया है वो टर्म्स, और वही टर्म्स हम आजकल भी यूज करते आ रहे हैं। इसी तरह अब एक और टर्म है इलेक्ट्रिसिटी। ये विलियम गिलबर्ट ने यूज नहीं की सबसे पहले, इसको सबसे पहले यूज किया थॉमस ब्राउन ने। थॉमस ब्राउन, सबसे पहले थॉमस ब्राउन ने अपनी बुक में जो है वर्ड इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है। तो यहां से शुरू हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी का जो है कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हो गया। अब है क्या ये? अब तो नेक्स्ट सपोज ये इसकी हिस्ट्री, थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता चले आया कहां से। अब नेक्स्ट है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? अब इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हमें खुद से क्वेश्चन पूछना, व्हाट इज मास। सबको पता है मास होता क्या है, लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है तो कोई नहीं बोल पाएगा। तो यूजुअली हम कहते हैं कि मास क्या होता है, व्हाट्स अ मास, इट्स अ मेजर ऑफ इनर्शिया। लेकिन वो तो हो गया कि इनर्शिया किससे मेजर करते हैं, मास से। लेकिन व्हाट इज मास? अब हम सोचिए, अब मास कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि ये पेन है इसका कुछ मास है, हमें पता है सपोज 30-40 ग्राम्स कुछ इसका मास है। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि हम इस मटेरियल को, इस ऑब्जेक्ट को खोलेंगे और देखना चाहेंगे कि वो कौन सी चीज है जिसको, जो बेसिकली इसमें मास का काम करती है, ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं। हम इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते जाएंगे, फाइनली मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पर पहुंच जाएंगे, इवन एटम को भी ब्रेक करके इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर पहुंच जाएंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स के लेवल पर तक भी अगर हम जाएंगे, स्टिल कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मास है वहां पे। क्यों? क्योंकि ये एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मास, जिसको हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। यही वजह है कि बहुत सारे टर्म्स है फिजिक्स में जिनको हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, टचेबल नहीं है, हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो कैसे क्या है, क्योंकि वो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम देख सकते हैं। हाँ, वो हम क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ करते हैं, उससे हम उनको, मतलब उनकी पहचान है हमें। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो जिसे एक बॉडी दूसरे बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाई जाती है कि चीज, प्रॉपर्टी को डिफाइन करना ऐसे नहीं कि वो क्या है, बल्कि ऐसे कि वो कर दी क्या है, तो उससे डिफाइन किया जाता है। तो इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि है ही नहीं कुछ। मास की तरह जब हम चार्ज कोई चीज मतलब ढूंढने बैठेंगे तो कोई चीज है ही नहीं। फिर से इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर हम गए, स्टिल कोई ऐसी चीज ही नहीं है वहां पे जिसको हम बोले ओ हाँ ये इलेक्ट्रिक चार्ज है या ये मास है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली खासियत है, प्रॉपर्टी है। जब मटेरियल बना बिग बैंग थ्योरी के बाद, तो ये प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली बनी इनके साथ, बाय नेचर है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं इस तरह नहीं कि भाई इस तरह नहीं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, बल्कि इस तरह की वो करता क्या है। वो करता क्या है जो ग्रीक्स ने ऑब्जर्व किया कि उन इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर कोई एक नए किस्म का फोर्स लगाते हैं, जो दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए विलियम गिलबर्ट, अगेन उसने क्या किया, विलियम गिलबर्ट ने, जो इंग्लिश फिजिसिस्ट मैंने अभी बोला,
उसने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक चार्ज को इन ए डिफरेंट वे। अब वो क्या वे है? ऑपरेशनल डेफिनेशन। क्योंकि मास ढूंढोगे, चार्ज ढूंढोगे, कुछ नहीं मिलेगा मटेरियल में। तो इसने बोला, मैं डेफिनेशन लिखूंगा पहले। इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट सर्टन समथिंग। पता भी नहीं इसको भी, क्यों? क्योंकि देख ही नहीं पाते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको कैसे देखेंगे? हमें अब डिफाइन करना है कि कर दी क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट सर्टन समथिंग। हाँ, इतना पता है कि ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में होता है। इज दैट सर्टन समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। possessed by material objects। हाँ, फिर उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज दैट सर्टेन समथिंग पोज्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स व्हिच मेक्स इट पॉसिबल, जिसकी बदौलत ये पॉसिबल हो जाता है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, व्हिच मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वो प्रॉपर्टी है जिससे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, एंड टू रेस्पॉन्ड टू इट, उसको रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, एंड टू रेस्पॉन्ड टू इट। अभी विलियम गिलबर्ट फेमस फिजिसिस्ट की डेफिनेशन है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया जाएगा। इससे ज्यादा, इससे बेटर वे नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि कोई चीज नहीं है जिसको हम देखकर बोल सकते हैं ऐसी शेप है, ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं, बल्कि ये करता क्या है उससे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट सर्टेन समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। अब आप फोटोन में जाके चार्ज ढूंढोगे? नहीं, फोटोन मटेरियल ऑब्जेक्ट, ये मटेरियल पार्टिकल से नहीं बना है। फोटोन प्योरली एनर्जी है, तो एनर्जेटिक पार्टिकल में नहीं ढूंढना है, मटेरियल पार्टिकल में ढूंढना है, जिसका मास होता है, जिसका जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह से बना होगा, एटम से बना होगा, तो उनमें ढूंढनी है ये प्रॉपर्टी। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम खोज करते हैं मटेरियल को, स्मॉल स्मॉल स्केल पर जाते हैं, तो अल्टीमेटली हम एटॉमिक लेवल पर पहुंचेंगे। एटम का चार्ज मास है नहीं, वो बेसिकली एटम बेसिकली तीन चीजों का नाम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन के लेवल पर जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली इलेक्ट्रॉन को है। इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, उसका चार्ज भी होता है, क्योंकि जो वो बनते हैं ये चीजें बाय नेचर उसमें आ जाती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है, इसकी उस खासियत को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? अब नेक्स्ट है बाय विलियम गिलबर्ट, इसको लिखेंगे बाय विलियम गिलबर्ट। नेक्स्ट व्हाट इज इट्स नेचर। अब अभी हमने देखा, जो खुद ग्रीक्स ने ऑब्जर्व किया, कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दो नेचर है, ये एक ही नेचर का नहीं आता है मास की तरह। अगर हम मास की बात करेंगे, मास का एक ही नेचर है, मास मास है। देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास। क्यों? क्योंकि हमें ये कैसे हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सिचुएशन हो, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, वो रिपल्सिव नहीं होता। तो दो मास वाली बॉडीज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल नहीं करती हैं। दैट मीन्स इनका नेचर सेम है। तो एक मास, एक बॉडी जिसका कुछ मास m है, इसके नजदीक दूसरी बॉडी लाएंगे आप मास m, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब दूसरी एक और बॉडी लाएंगे जिसका मास समथिंग डिफरेंट है, सपोज m डैश, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल किसी को नहीं करेगा। दैट मीन्स इन सभी का नेचर सेम है, तभी जाके अट्रैक्ट ही होते हैं। यही वजह है कि मास जो है जस्ट मास है, देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव मास नेगेटिव मास। लेकिन चूंकि एम्बर के नजदीक एम्बर को लाया रिपेल, एम्बर के नजदीक रॉड को लाया तो अट्रैक्ट, तो क्लियरली दो नेचर्स है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसको हमने बोला, जिसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहले बोला, एम्बर वाली चार्ज को बोला उसने पॉजिटिव चार्ज, और गिलास रॉड वाली चार्ज को, प्रॉपर्टी को उसने बोला नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में इसके दो नेचर है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसी तरह अगर हम अभी हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा अपने ऑब्जेक्टिव को एक्सटेंड कर सकते हैं। वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज पर स्टडी की गई, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे गए। सबसे पहले प्रॉपर्टी बेसिकली यही है, चार्ज इज डिवल इन नेचर। चार्ज इज डिवल इन नेचर, यानी कि इसके दो नेचर्स है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और ये भी अब पता है आपको कि इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दो टर्म्स कॉइन किए हैं, सबसे पहले यूज किए हैं। इससे पहले विट्रस और रेजिनस बोला जाता था। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब इसका मतलब क्या, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर? हमें पता है अगर हमारे पास ये एक सपोज एक सिस्टम है, एक स्पेस का एक पोर्शन हमने लिया और इस स्पेस के इस पोर्शन में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट ये 3 पार्टिकल्स। अब इस पार्टिकल का मास है सपोज 1 किलोग्राम, इसका है 1 किलोग्राम, इसका है 1 किलोग्राम मास। और हमें पता है जो अभी 3 पार्टिकल का सिस्टम बना, इसका टोटल मास कितना होगा, 1 इस पार्टिकल का मास प्लस इस पार्टिकल का मास प्लस इस पार्टिकल का मास, टोटल मास इस सिस्टम का आ जाएगा 3 kg। कॉमन सेंस सबको पता है। यही नेचर देखा गया, यही प्रॉपर्टी देखी गई इलेक्ट्रिक चार्ज में भी। सपोज इसी सिस्टम में इस पॉइंट पर चार्ज है कुछ, सपोज यहाँ पर चार्ज है 2 विद यूनिट, वो कूलम है, वो मैं बताऊंगा आगे, फिलहाल 2c, इसका है 3c, इसका है 4c। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा वो कैसे हम निकालेंगे? इसको ऑलरेडी अभी इसको प्रूव किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली कि इसको कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मास की तरह बिहेव करता है एज व्हेन इट कम्स टू एडिशन। तो इसका इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 जो होगा 7 = 9 कूलम्स। तो जिस तरह मास ऐड होता है स्केलर की तरह, इसी तरह चार्ज भी स्केलर प्रॉपर्टी की तरह ऐड होता है, क्योंकि स्केलर प्रॉपर्टी है, वेक्टर नहीं है, तो स्केलर एडिशन होगा, अलजेब्रिक एडिशन होगा। और जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल इस जब हम मास की बात करेंगे, 3 पार्टिकल्स में से मैंने सिस्टम में से एक पार्टिकल को बाहर निकाला, अब टोटल मास कितना बचा सिस्टम में, हम कहते हैं 1 + 1 और माइनस करेंगे ये, तो वहां बचेगा 1 किलोग्राम। इसी तरह चार्ज भी जो है अलजेब्रिकली ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट वगैरह होता है। तो अगर हम यहाँ से ये चार्ज को निकालेंगे तो टोटल चार्ज बचेगा 4 + 3 माइनस करेंगे अब 2 यहाँ से, तो 7 में से 2, तब ये 5 कूलम बचेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये अलजेब्रिकली ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह 4 प्रॉपर्टीज हमें बेसिकली पढ़नी है, 2 तो ये हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है क्या? अब एक और प्रॉपर्टी देखी गई चार्ज में कि वो क्वांटाइज्ड है। अब इसका मतलब क्या है कि क्वांटाइज्ड है? अगर हम सपोज हम इस मटेरियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, पेन है मेरे पास, अब हमें पता है कि अल्टीमेटली जब हम इसकी केमिस्ट्री में जाएंगे, अल्टीमेटली ये एटम्स का बना है, अल्टीमेटली एटम्स का बना हुआ। और एटम बेसिकली 3 चीजों का नाम, जैसे मैंने अभी भी बोला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों को जब ये 3 इकट्ठे आते हैं, इन्हीं का नाम एटम पड़ा। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, अब न्यूट्रॉन को इसमें से बाहर निकालेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। एटम 3 पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन बाहर से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। अब कैसे वो छोड़ेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी देखी गई है, और प्रोटॉन में वो प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो देखी गई है, न्यूट्रॉन में नहीं देखी गई। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव नेचर होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव नेचर। ये सब हमें बेसिक्स ऑलरेडी पता ही है। अब एटम या तो एक इलेक्ट्रॉन का बना होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन का बना होगा, इसी तरह या तो 3, 4, डिपेंडिंग अपॉन ये पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या है, कौन से एटॉमिक नंबर का है, अकॉर्डिंगली उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने प्रोटॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है,
उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। दैट मीन्स इसमें 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं अपोजिट नेचर के। अब कोई भी ऐसा एटम नहीं है या कोई भी ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिसमें हमने पढ़ा होगा कि इसमें डेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन का आधा होता है, या एक प्रोटॉन या दूसरे प्रोटॉन का कोई फ्रैक्शन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एटम्स में जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं हमेशा ये हमेशा इंटेग्रल फॉर्म में होते हैं। ये नेचुरल नंबर फॉर्म में होते हैं, लाइक 1 2 3 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज होगा Q, जिसका नाम रखेंगे, ये इस पेन में टोटल चार्ज कितना है, इसका नाम मैं रख रहा हूं Q। ये कितना होगा, इसमें अगर 10 एटम्स, अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट 10 एटम्स का बना है तो इसका टोटल नंबर जो है n वो है 10 एटम्स। अब एक एटम में सपोज इसके एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 2 है। अब अगर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो 10 एटम्स में से 20 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो हम कहेंगे इसका जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा। वो होगा, अगर हम खाली इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो होगा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव है, -20 इंटू ई। ई वैल्यू है, कांस्टेंट है, जो एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज भरा है उसका कितना वैल्यू है वो ई है। ये कॉमन सेंस है, क्योंकि पेन 10 इलेक्ट्रॉन्स का बना 10 एटम्स का बना है, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है सपोज, तो जैसे हीलियम, तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 10 एटम्स में 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 20 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है उसका नाम हम ई देते हैं। इसको ऑलरेडी ये ढूंढ के है ऑलरेडी, ई का वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। दैट मींस हम टोटल चार्ज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर खाली या तो 1 आएगा एक इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 आएगा। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। या प्रोटॉन भी हो, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता है, खाली नेचर डिफरेंट होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो फॉर्मूला बनती है टोटल चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लस और माइनस एन ई, वेयर प्लस ई प्रोटॉन के लिए, माइनस ई इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड एन इसके लिए कि इस ऑब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अगर सपोज हम फिर से जाएंगे, हम कार्बन लेंगे सपोज फॉर एग्जांपल, तो कार्बन हम लेंगे, हमें पता है कार्बन 612 है, तो कार्बन में एटॉमिक नंबर जो Z है वो 6 है। दैट मीन्स इससे हमें दो बातें पता चलती, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन में 6 है। अब दैट मीन्स टोटल चार्ज जो कार्बन में भरा है वो तो हमें पता है वो तो न्यूट्रल है, इसका +6 इसका -6 तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम नेचर को दूर छोड़ के, अलग छोड़ के हम करेंगे, हम खाली वैल्यू की बात करेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स तो -6e, 6 इलेक्ट्रॉन से टोटल चार्ज कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर हम प्रोटॉनिक चार्ज देखेंगे वो आ जाएगा +6e। तो एक कभी 1.5 6.5 2.5 फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो चूंकि ये चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, इसी को हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसमें चार्ज इज क्वांटाइज्ड मीन चार्ज डिस्क्रीट वैल्यूज से बना है, डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज से बना है। चार्ज लाइक एक्चुअली ये परफेक्ट एनालॉजी नहीं है। अगर हम वाटर, सपोज एक पाइप है वहां से वाटर निकलता है, अब चूंकि वाटर मॉलिक्यूल लेवल पर ये भी मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है जो एक दूसरे से थोड़ा दूर भी होते हैं, गैप्स होते हैं, तो उससे सबसे परफेक्ट एनालॉजी नहीं है। लेकिन हम समझने के लिए, सपोज पाइप से वाटर निकल रहा है और वाटर जो है ये कंटिन्यूअस मीडियम है, एक चीज है जो कंटिन्यूअस है। इसमें हम कितना भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को जूम करके देखें वहां पर हमें कंटिन्यूटी दिखेगी। तो जो पानी यहाँ से निकल रहा है हम कहेंगे पानी जो है ये कंटिन्यूअस है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम सैंड उठाएंगे और पाइप से सैंड निकल रही है कुछ, तो सैंड जो हमें पता ही है, हमें आंखों से दिखेंगे स्मॉल स्मॉल दाने से बनी है। तो सैंड जो है, सैंड मीडियम ही कंटिन्यूअस नहीं है, एक दाना और दूसरे दाने के दरमियान गैप है। तो इस ये खाली डिस्क्रीट
वैल्यूज से बनी है सैंड, लेकिन वाटर जो है वो कंटिन्यूअस है। तो हम कहेंगे सैंड इज क्वांटाइज्ड, वाटर इज नॉट क्वांटाइज्ड। तो कोई भी प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू डिस्क्रीट में आता है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, बीच वाले गायब, डेढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं, डेढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0.5 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0.6 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली एक या दो या तीन इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। तो जो भी क्वांटिटी वैल्यू रखती होगी इंटीग्रल मल्टीपल्स में, हम कहते हैं वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। अब खाली इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिक्स में क्वांटाइज्ड नहीं है। बोरस मॉडल में या बाकी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब एटॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है वो भी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी वो भी क्वांटाइज्ड है, वो भी हम पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। एनर्जी किसी भी जो जो फोटॉन फॉर एग्जांपल सोलर सन से सोलर रेडिएशंस आती हैं, जो उनकी एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, एच कांस्टेंट है, एन एच न्यू सॉरी एन एच न्यू के बराबर होती है। मीनिंग अगर फॉर एग्जांपल सन से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट मुझ पर पड़ी, अब ये जो अमाउंट ऑफ लाइट मुझ पर पड़ी ये कुछ नंबर ऑफ फोटॉन से बनी होगी। सपोज 100 फोटॉन्स मेरे फेस पर टकराए, अब एक फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू। अगर 100 फोटॉन्स पड़े तो 100 फोटॉन्स की एनर्जी होगी एन एच न्यू, एन का वैल्यू 100। अब आप कहोगे कि वहां पर 1.5 फोटॉन ढूंढोगे, वो नहीं मिलेगा, आधा फोटॉन नहीं मिलेगा, एक फोटॉन, दो फोटॉन्स, तीन फोटॉन्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है ये भी क्वांटाइज्ड होती है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड होती है। या तो ये 1 एच न्यू होगी या तो 2 टाइम्स एच न्यू होगी, दो फोटॉन्स अगर टकराए, 3 एच न्यू मेरे चेहरे से एनर्जी टकराई, सोलर एनर्जी, अगर 3 फोटॉन्स टकराए तो एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, चार्ज ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटीज है फिजिक्स में। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन की है वो है चार्ज की, वो है चार्ज इज कंजर्व्ड। अब चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है, अगर हम इसको भी अब खत्म करेंगे यहीं पे, charge is conserved, charge is conserved। जैसे एनर्जी इज कंजर्व्ड है वैसे ही चार्ज इज आल्सो कंजर्व्ड। मीनिंग एक सिस्टम में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, ऐसे कोई भी सिस्टम है, कोई भी बॉडी है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, क्यू सपोज 10 कूलम्स चार्ज है इसमें। तो जब तक चार्ज इसमें बाहर से एंटर नहीं होगा या इससे बाहर नहीं निकलेगा कुछ चार्ज, तब तक 10 ही रहेगा। तो एक सिस्टम का जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है एज लॉन्ग एज इसमें कोई चार्ज ना बाहर से एंटर होता है न लीव कर जाता है कुछ चार्ज। अगर सपोज ऐसे फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है हमारे पास, सपोज ये पेन है, इसमें कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उन एटम्स में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे। तो जब तक हम यहाँ से मैं कोई थोड़ा पोर्शन नहीं उठाऊंगा तब तक जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इसमें है वो उतने ही रहेंगे। दैट मींस इसका टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। और अब बॉडी जब एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिकली, मीनिंग इलेक्ट्रॉन इनफ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन आउटफ्लो नहीं होंगे। इसकी एक सिंपल सी अच्छी सी एग्जांपल ये है कि एक वायर है, एक कंडक्टर है, सपोज ए बी नाम का कंडक्टर एक है। अब अगर ये कंडक्टर किसी ईएमएफ सोर्स, किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, इसमें जितने भी चार्जड पार्टिकल्स हैं वो उतने ही रहेंगे, ना कोई ऐड होगा ना कोई सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसको अगर हम एज ए सिस्टम लेंगे तो इसका टोटल चार्ज जो है कांस्टेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। लेकिन अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, अब बैट यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसमें घुसेंगे एक साइड से, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ऐसे। अब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ डिफाइन वैसे नहीं होगा जैसे हमने यहां पे किया, क्योंकि ये इसमें इनफ्लो आउटफ्लो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो रहा था। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना इनफ्लो होता है चार्ज का ना आउटफ्लो होता है। The total amount of charge in an isolated system remains constant, it never increases, it never decreases। लेकिन अगर इनफ्लो आउटफ्लो इलेक्ट्रॉन्स का होगा, जैसे इस कंडक्टर में हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दूसरे साइड से निकलेंगे, ऐसे सिस्टम्स में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिफाइन होता है ऐसे कि नेट चार्ज फ्लोइंग इन, उसको काटेंगे, नेट चार्ज फ्लोइंग आउट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम। मीनिंग अगर
अगर इस सिस्टम में कंटिन्यूअसली पर सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 कूलम्स चार्ज अंदर जाता है, 2 कूलम्स इनफ्लो होता है और 3 कूलम्स ऑफ चार्ज बाहर आते हैं, तो क्लियरली वाटर टब की तरह, अगर यहां से हमने नल को हमने ओपन रखा कम ही और जो यहाँ पर ड्रेन है उसको हमने ज्यादा ओपन रखा, तो क्या होगा, तो इसकी लेवल वाटर की, इस टैंक में लेवल वाटर की जो वो घटेगी, नीचे नीचे आएगी, क्योंकि इनफ्लो कम हो रहा है, निकल आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर उल्टा होगा, अगर इनफ्लो ज्यादा होगा और आउटफ्लो कम होगा पानी को, तो अंदर पानी में जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज ऑफ द वाटर, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर जो अंदर होगा सिस्टम में वो बढ़ जाएगा, यानी कि वाटर मास सिस्टम का बढ़ जाएगा। अगर इनफ्लो कम आउटफ्लो ज्यादा तो सिस्टम का मास घट जाएगा। इसी तरह अगर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ रहे हैं और निकल कम रहे हैं, दैट मींस चार्ज एक्यूमुलेट होगा सिस्टम में। या अगर आ कम रहे हैं और निकल ज्यादा रहे हैं तो सिस्टम में चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, सिस्टम का चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं जब कोई करंट नहीं होगी सिस्टम में, कोई चार्ज इनफ्लो नहीं होगा, कोई चार्ज आउटफ्लो नहीं होगा, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और उसमें नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जिसमें इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ चार्ज का होगा उसमें नेट चार्ज फ्लोइंग इन माइनस, या हम ऐसे बोलेंगे चार्ज फ्लोइंग इन माइनस चार्ज फ्लोइंग आउट, या इन दोनों बातों को एक बात बना के नेट चार्ज फ्लोइंग इन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, तो उतना ही जितना इन आउट होगा उसी हिसाब से इसका चार्ज चेंज हो जाएगा। अब जब चार्ज इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, उस कंजर्वेशन को हम ग्लोबल कंजर्वेशन बोलते हैं। तो ये कंडक्टर अलोन है, कोई करंट नहीं जा रही है, तो इसका टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इस कंजर्वेशन को ग्लोबल कंजर्वेशन बोलते हैं। और अगर कंडक्टर है, इसमें एक साइड से इलेक्ट्रॉन चार्ज आ रहा है, दूसरी साइड से चार्ज जा रहा है, तो यहां पर क्या है, यहां पर हम बोलते हैं टोटल चार्ज फ्लोइंग इन, उसमें से काटेंगे टोटल चार्ज फ्लोइंग आउट, वहां जो बचेगा उसी हिसाब से चेंज आ जाएगी सिस्टम, उतना ही सिस्टम में चार्ज या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, डिपेंडिंग अपॉन इन ज्यादा है आउट कम है, कि इन कम है आउट ज्यादा है। इस कंजर्वेशन को, जब इनफ्लो आउटफ्लो होता है, इस कंजर्वेशन को लोकल कंजर्वेशन बोलते हैं, चार्ज का लोकल कंजर्वेशन। तो इस प्रॉपर्टी से हमें यह पता चलेगा, अगर कल इसमें कुछ अमाउंट ऑफ 10 कूलम चार्ज थे, अभी भी 10 होगा, 10 साल के बाद भी 10 कूलम ही होगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है एनर्जी की तरह। जिस तरह सिस्टम को जब तक हम एनर्जी बाहर से नहीं देंगे या अंदर से एनर्जी नहीं निकालेंगे, तब तक सिस्टम की जितनी एनर्जी आज थी कल भी वही होगी, परसों भी वही होगी। और इसी तरह एक बॉडी में जब तक हम चार्ज डालेंगे नहीं एक्स्ट्रा या निकालेंगे नहीं, तब तक इसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि energy की तरह charge can neither be created nor destroyed. It can be transformed from one, it can be transferred from one body to another body. तो ये एक और प्रॉपर्टी है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की, या सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है कि चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये तो था हमारा अब when and where and how did the concept of electric charge start, what is an electric charge and what is its nature। इसके बाद हमने देखे इसके चार प्रॉपर्टीज, एक तो है चार्ज is dual in nature, charge is additive in nature, charge is quantized, and अब charge is conserved। तो अब तक जो हमने फॉर्मूला जो हमारे पास आ गई वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज जो होगा वो होता है प्लस और माइनस एन ई, जो n है ये इंटीजर है, 1 2 3 4 वैल्यू, इसका 1.5 वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होगा, इसका वैल्यू जो है इंटीजर है, तो 1 या 2 या 3 इसी तरह इंटीजर इसके वैल्यूज लेने हैं। और जो e है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, ये वो है, ये बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम। और जो चार्ज का एक और एलिमेंट्री लेवल पर उसका जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है उसको हम ई बोलते हैं, वो है 1.602 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम जो है अगली क्लास में इस पर हम एक प्रॉब्लम करेंगे छोटी मोटी और देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। थैंक यू।